बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो गल्फ़ कंट्रीज़ में लोगों के जज्बात हैं, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो नहीं मानते। ये जो एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के साथ किया वो इसको एक संगीन जुर्म समझते हैं और वो इसके ख़िलाफ़ डट कर खड़े भी हुए हैं। अब नाज़रीन आ जाएँ रूटीन की खबरों की तरफ। ताहिर अशरफी साहब का शुक्रिया मैं अदा करता हूँ, उन्होंने जवाब दिया। वो हम लोगों को भगोड़ा बोलते हैं, वो ये कहते हैं तो जनाब के आप लोग पाकिस्तान से भगोड़े भागे हुए हैं, कुछ डॉलर वालर आप लेते हैं। ताहिर अशरफी साहब, इतने पैसे हम पाकिस्तान में कमा रहे थे तो हमें क्या ज़रूरत थी पाकिस्तान से बाहर आने की। नौकरियां चली गई, कारोबार चले गए, सारे के सारे ख़ानदान उजड़ गए, घर वीरान हो गए। तो ये सारा कुछ करने के बाद कोई आदमी को थोड़े से पैसे कमाएगा आपको लगता है? कोई दिमाग आपका काम करता है? कोई अकल में बात आपके घुसती है? इस्तिस्ना पे क्यों नहीं बात की? मैं ARY पे बात कर चुका हूँ मालिक के प्रोग्राम में, और वो बात ये है कि इस मुल्क में एहतसाब भी गैर इस्लामी है, गैर शरई है, और इस मुल्क में इस्तिस्ना भी गैर इस्लामी है, गैर शरई है। और ये क्या बात हुई कि क्योंकि एहतसाब का तरीका इस्लामी नहीं है, लिहाजा इस्तिस्ना जो गैर इस्लामी और गैर शरई आर्मी चीफ ने ले लिया है ताहयात, तो फिर इस पर भी बात नहीं करते। जब एहतसाब पे नहीं हो रही तो इस पर भी नहीं हो रही। जब एहतसाब ठीक हो जाएगा तो ये इस्तिस्ना पे भी बात कर देंगे। ये इनका अंदाज़ है, अंदाज़ा करें आप। भाई मौलवी साहब, अगर एहतसाब का निज़ाम गैर इस्लामी और गैर शरई है तो आप ये बताइए कि आपने इस गैर इस्लामी और गैर शरई निज़ाम के ख़िलाफ़ कब तहरीक चलाई, कितनी आवाज़ उठाई, कहाँ कहाँ गए, कौन सी खिदमत सर अंजाम दी, और इसके मुकाबले में कौन सा ऐसा सिस्टम है जो आप लोगों ने लाकर सामने रखा कि जनाब ये बनना चाहिए। लोगों को बेवकूफ़ ना बनाए। और एक चीज़ अगर गैर शरई है तो क्या उसकी वजह से दूसरी गैर शरई चीज़ जो है वो जस्टिफाई हो जाती है? यानी इस्तिस्ना को जस्टिफाई करने का तरीकाकार उन्होंने ये बताया कि एहतसाब का निज़ाम जो है ना वो शरई नहीं है, लिहाजा इस्तिस्ना। भाई सज़ा और जज़ा का निज़ाम शरई है या नहीं है? बाकी जराइम जो होते हैं वो शरई है या नहीं है? उनका निज़ाम, कातिल को सज़ाए मौत देना शरई है या नहीं है? मौलाना साहब खुदा का नाम लें आप। तो मौलाना साहब इस पर आपने कहाँ बात की? सुनवाएं, मुझे सुनवाएं ना। किस बुनियाद पे आप ये कह रहे हैं कि आपने इस पे बात की है? दें कोई गारंटी, लाएं कोई चीज़ सामने रखें। मोहम्मद बिन सलमान ने जब से डोनाल्ड ट्रंप के सामने उन्होंने बैठ के, और जब वो अमेरिका गए और जब से वहाँ से मामला बदला है तब से इनका पैंतरा बदला है। ये तो पूरी तरह तैयार थे सारा कुछ करने के लिए, ये तो हर चीज़ करने के लिए तैयार थे। तो मोहम्मद बिन सलमान ने वहाँ जाकर कह दिया कि जनाब फ़लस्तीन के बारे में सोचें, पहले उसकी रियासत बनेगी, तो ये क्रेडिट गोज़ टू मोहम्मद बिन सलमान। ये तो तैयार बैठे थे डोनाल्ड ट्रंप के कहने के ऊपर, जो वो कह रहे हैं वो करने के लिए। बहरहाल मौलाना ताहिर अशरफी साहब, आपने बताया नहीं कि कब आपने इद्दत के केस के खिलाफ आवाज़ उठाई इन दोनों साहिबान के सामने, कब आपने इंसानी हकूक़ के मामलात पे आवाज़ उठाई इन दोनों हजरात के सामने, कब आपने जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ आवाज़ उठाई इन दोनों हजरात के सामने, कब आपने आज़ादी इज़हार राय को कुचलने के खिलाफ आवाज़ उठाई इन दोनों साहिबान के सामने, कब आपने मैंडेट को चोरी करने के खिलाफ आवाज़ उठाई इन दोनों साहिबान के सामने? दिखाएं ना, दिखाएं कौन सी तनकीद। हमने तो जो विजुअल देखा उसमें आपकी तारीफ़ें ज़मीन आसमान के आप लोगों ने कलाबे मिला दिए। आप लोग तो वहाँ पे तारीफ़ें कर रहे थे और अब आवाम आपको कर रही है नंगा, आवाम कर रही है आपके ऊपर तनकीद, और आवाम बता रही है कि जनाब आप लोगों की औकात क्या है। तो जब आवाम आपको बता रही है तो आपको तकलीफ़ हो रही है ना मौलवी साहब, ये होगी आपको तकलीफ़, क्योंकि पाकिस्तानी आगे निकल गए, आप लोग बहुत पीछे रह गए। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अब पाकिस्तान की आवाम बनेगी, और पाकिस्तान की आवाम को अपनी आवाज़ उठाने के लिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। अब कितना कुछ लेंगे लोग, एक हद से ज़्यादा आप नहीं दबा सकते। इमरान खान की आवाज़ को देंगे कितना दबाया गया, जेल के अंदर बंद है, इसकी क्या शरई हैसियत है ज़रा ये भी बताएं कि एक लीडर है उसको जेल के अंदर बंद किया हुआ है और उसे बाहर नहीं आने दे रहे, उसकी शक्ल किसी को नहीं देखने दी, उसकी आवाज़ किसी को नहीं सुनने दी। ज़रा इसकी भी शरई हैसियत बताएं ना, किस कैपेसिटी में ये सारा कुछ किया जा रहा है। इसके ऊपर तो मौलवी नहीं बोलते। अब इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखना, और कैद तन्हाई एक टॉर्चर है, ये अक़वाम मुत्तहिदा ने कन्फर्म किया है। उन्होंने कहा जी ये एक तरह का टॉर्चर है और ये टॉर्चर इमरान खान पे किया जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि ये टॉर्चर ख़त्म किया जाए, ये यूनाइटेड नेशन कह रहा है। और उसके बाद जो है वो एक आलमी सतह के जाने माने वकील हैं इंसानी हकूक़ के, उनका भी ये जेरेड जेंसर, इनका भी स्टेटमेंट आया इंसानी हकूक़ के हवाले से जो इमरान खान के साथ हो रहा है, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा में दरख्वास्त दायर की गई है। ये इतना सिंपल नहीं है। इमरान खान के साथ जो ये निज़ाम कर रहा है इससे पहले किसी वज़ीर आज़म के साथ नहीं किया गया।
किसी हुक्मरान के साथ नहीं किया गया। और अगर ये सिलसिला ना रोका गया तो पाकिस्तान की बदनामी बढ़ती जाएगी और पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आना। इस तरीके से जैसे आपने लोगों को दबाया हुआ है, इस तरीके से जैसे आपने डंडा चलाया हुआ है, इस तरीके से कभी भी किसी मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। हसीना वाजिद फार्मूले पे आप काम कर रहे हैं, तो एंड ऑफ द डे क्या हुआ? वही हुआ ना जो बांग्लादेश में सबने देखा। तो इसी फार्मूले के साथ आप पाकिस्तान में डिफरेंट नताइज कैसे ले आएंगे? ये नहीं हो सकता। मुमकिन ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि जनाब आप ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन एक बना दें, उसमें जिसने जो किया वो सारा कौम के सामने लाया जाए। देखें ना, नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर किसने भेजा? बताएं ना। मियाँ साहब अब आए ना, आके सामने खड़े होकर कहें कि मैं पाकिस्तान से बाहर कैसे गया था, ये जाली प्लेटलेस की रिपोर्टें कैसे बनी थी। मैंने उस दौर में चैलेंज किया था, मैं अब तक अपनी बात पे कायम हूँ कि मियाँ साहब जब पाकिस्तान से बाहर गए थे बरतानिया, जब जहाज़ में चढ़े थे तो थोड़े से प्लेटलेस थे, जब बरतानिया में उतरे थे बिल्कुल ठीक थे। ये मुझे डॉक्टर्स ने बताया जो बरतानिया में थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि मियाँ साहब वो रिपोर्ट पब्लिक कर देना कि ये कैसे प्लेटलेस थे जो पाकिस्तान से जहाज़ में चढ़ते हुए बहुत थोड़े से थे, और जैसे ही बरतानिया में जहाज़ से उतरते हैं तो ये 2 लाख से ऊपर चले जाते हैं। ये कैसे हो गया जादू? ये मियाँ नवाज शरीफ साहब भी बता सकते हैं ना कि उन्हें जाली प्लेटलेस रिपोर्टें बनाकर पाकिस्तान से निकालने वाला कौन था जब डीजी ISI फैज़ हमीद था। नवाज शरीफ साहब बताएं कि जेल के अंदर उनको तमाम तर सहूलियात कौन दे रहा था। नवाज शरीफ साहब बताएं कि जेल के अंदर उनकी फैमिली के मामलात को सारा उनके साथ सेटल कौन बैठकर कर रहा था। बताएं ना। चलें ये ना बताएं, ये बताएं कि शहबाज शरीफ ने किससे मुशावरत करके अपनी काबीना के नाम भी तैयार कर लिए थे। जब इमरान खान की हुकूमत आ रही थी तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश की कि इमरान खान के बजाय शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना देते हैं। तो शहबाज शरीफ ने जब अपनी काबीना के नाम फाइनल किए तो शहबाज शरीफ ने एक्चुअली किसको इंटरव्यू दिया था और किसके साथ बातचीत कर रहे थे? ज़रा ये शहबाज शरीफ साहब बता दें। है अगर इनके पास जवाब तो बताएं ना। तो नादरीन, एक एक करके सारी चीज़ें सामने आएंगी और भी चीज़ें सामने आएंगी। ये फैज़ हमीद को कोई ये एहतसाब नहीं हो रहा। अगर एहतसाब होता तो वो नज़र भी आता, उसके हक़ाइक़ कौम के सामने रखे जाते। इस आदमी ने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, लिहाजा इस आदमी के साथ ये हो गया। कुछ भी नहीं, सिर्फ एक प्रेस रिलीज़ है। आप फैसला जारी करें, कौम को पढ़ने दें, पता चले। लाए ना सियासत में उसकी मुदाखलत के सबूत, ताकि पता चले कि नवाज शरीफ को क्या मिला, शहबाज शरीफ को क्या मिला, इमरान खान को क्या मिला, बिलावल को क्या मिला, जरदारी को क्या मिला। लाए, हर चीज़ सामने लाकर रख दे, मज़ा आ जाएगा पाकिस्तान को भी। नाज़रीन, BBC ने भी तस्दीक कर दी, क्योंकि हुकूमत कह रही थी शहबाज शरीफ को प्यूटन का इंतज़ार नहीं करना पड़ा। इस तरह के मामले पे ना शहबाज शरीफ साहब को हल्का सा एतराज़ करना चाहिए था। इस तरह के मामले पे शहबाज शरीफ साहब को हल्का सा प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करना चाहिए था कि हम आपका वेट कर रहे थे। ये करने की बजाय खामोशी से इन्होंने जाके मुलाकातें कर ली और इन्हें लगा कि चलो हम गरीब लोग हैं, कोई बात नहीं, कुछ भी हो गया। एटमी कुव्वत है पाकिस्तान, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट की तस्वीरें बना के आगे आगे टुड़ के 1 टके की ये सरमायाकारी पाकिस्तान में नहीं ला सकते। ये प्यूटन है, जिस दिन उसने जंग शुरू की थी इमरान खान से 3 घंटे अलग में मुलाकात की थी। यानी आज उसके मुल्क ने जंग शुरू की है, उसने हमला किया और वो उस वक्त इमरान खान साहब के साथ बैठकर 3 घंटे 1-on-1 मुलाकात कर रहा है। ये प्यूटन था और यही प्यूटन है। शहबाज शरीफ साहब आधा घंटा इंतजार कर रहे हैं। अब रूसी अखबारात भी लिख रहे हैं, BBC भी इसकी कंफर्मेशन दे रहा है उन अखबारात की। तो ये झूठ बोलते हैं फिर फंस जाते हैं, फिर झूठ बोलते हैं फिर फंस जाते हैं। और निज़ाम कैसे चला रहे हैं? जुल्म के साथ, पैसे के साथ, ताकत के साथ। यानी अभी जो इलेक्शन हुआ सुप्रीम कोर्ट बार का, उस इलेक्शन के अंदर देखे ना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम के ऊपर वोट लेने वाले जो वकील रहनुमा थे वो बड़ी तादाद में बिक गए, मौजें लग गई। यानी जिन्होंने वोट लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट के ऊपर, इमरान खान साहब का नाम लेकर जिन्होंने वोट लिया, जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला क़यादत लेकर आई थी आगे, उनमें से बहुत सारे बिक गए। सोशल मीडिया पे उनकी फ़ोटो में भी आ रही है, लोग कह रहे हैं इसने इतने करोड़ लिया, इसने इतने करोड़ लिया, इसने इतना पैसा लिया, इसने ये फ़ायदा लिया, इसके खिलाफ ये किया गया। तो देखें, बिक गए। जब वकला जैसे पढ़े लिखे लोग, जिनका कानून का काम है, जिन्होंने मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए काम करना है, एक वकील था जिसने पाकिस्तान बनाया था, एक अजीम शख्सियत, इतनी बड़ी इनके पास जो है वो एक रवायत है, इतने बड़े आदमी की अमानत है इनके पास, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो भी एक वकील था। कम से कम इसी बात का ख्याल कर लेते बिकने से पहले। बाजार में बिक जाते हैं फिर आपकी कीमत कोई नहीं रहती। अनमोल बन जाओ, बिकना क्यों है?
चंद करोड़, 2, 4, 10 करोड़, 20 करोड़ क्यों बिकना है भाई? बिकने वाला तो ख़त्म हो जाता है, उसकी वक़्त ख़त्म हो जाती है। बाकी ज़िंदगी आपको इस बात का पछतावा रहेगा कि आप उस वक्त बिक गए जब आपको खड़ा होना चाहिए था। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोचना चाहिए कि वो हर बार अपने लोगों को इकट्ठा करने में नाकाम क्यों रहते हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि ये आपस में लड़ते रहते हैं। जितनी लड़ाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आपस में लड़ी है ना, इतनी लड़ाई अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इकट्ठी होकर अपने मुखालिफिन से लड़ लेती ना, तो कहाँ से कहाँ बात पहुँच जाती। चले वो लोग जिनको पार्टी से निकाल दिया गया या जो लोग पार्टी छोड़कर चले गए, वो लड़ाई झगड़ा करें, गालम गलोच करें तो ठीक है, उनके तो दुख और दर्द समझ आता है। लेकिन जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हैं, वो लोग जब आपस में लड़ते हैं, जो इमरान खान साहब के नज़रिए के साथ इकट्ठे हैं, जब वो आपस में लड़ते हैं तो इसका फ़ायदा इमरान खान के मुखालिफिन को होता है। और ये जितना आपस में लड़े हैं उतना बाहर वालों से भी नहीं लड़े। मैं रोज़ाना देखता हूँ ऐसी लड़ाइयाँ, मैं रिपोर्ट नहीं करता, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, एक दूसरे की शिकायतें लगाते हैं, एक दूसरे की चीज़ें भेजते हैं, एक दूसरे के बारे में बताते हैं। मैं बॉदर नहीं करता, मैं ये कहता हूँ ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी उसका अंदरूनी मामला, ये लड़ते रहे आपस में, लेकिन इमरान खान के कॉज को इस चीज़ से नुकसान तो इन्होंने पहुँचाया है। नाज़रीन, डॉन अखबार जो पाकिस्तान का एक बेहतरीन अखबार है, उसके इश्तिहारात बंद कर दिए गए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से निस्बत है इस अखबार की, इसके रेडियो के और अखबार के इश्तिहारात बंद कर दिए गए। क्यों? क्योंकि मौजूदा रजीम को सच सुनने की आदत ही नहीं है, इन्हें सूट ही नहीं करता कि कोई आदमी ठीक बात करे। आखिरी नाज़रीन मैं खबर आपके सामने रखता हूं कि इमरान खान साहब के केस की तारीख लगाई गई थी 20 दिसंबर। मुझे नहीं लगता कि 20 दिसंबर को भी ये समाअत करेंगे, क्योंकि अब ये निज़ाम इमरान खान से डरता ही रहेगा, क्योंकि इमरान खान को तोड़ने में ये निज़ाम नाकाम रहा है। इन्होंने सारे हरबे इस्तेमाल किए, लेकिन जैसे ही कोई जेल में जाएगा, अडयाला के अंदर केस लगेगा, इमरान खान साहब फिर बोलेंगे, फिर बताएंगे किसने क्या किया, किसका क्या कसूर है। आसिम मुनीर के खिलाफ स्टेटमेंट देंगे, मौजूदा रजीम के खिलाफ स्टेटमेंट देंगे, खुलकर बात करेंगे। तो इससे होगा क्या? इससे इस निज़ाम को फिर झटका लगेगा। लिहाजा ये इमरान खान को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कब तक कर सकते हैं ये है सवाल, क्योंकि अब आलमी सतह पर भी आवाज़ें उठ रही हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।